से ही स्माइल करके देख रहे थे 126. और वो भी उनकी तरफ बस स्माइल ही कर रहा Good था। morning. Let's start. दोनों कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन आदित्य को उस साइलेंस का मतलब समझ आ रहा था। वो एक खुशी का साइलेंस था, जिसमें उसके दादा को बस इस बात को जानकर अच्छा लग रहा था कि उनका पोता पहली बार उनसे कोई अच्छी बात कर रहा है। तब उन्होंने कहा, मुझे पहली बार इस बात पर गर्व हो रहा है कि तुम मुझसे सच कह रहे हो। तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुमने बहुत दिनों से नशा नहीं किया, क्योंकि मुझे याद है कि पहले तुम्हारी आंखें प्रॉपर खुल भी नहीं पाती थी और शायद इतनी सनलाइट को तो तुम कभी झेल ही नहीं पाते। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि तुमने सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर ली हैं। आदित्य को नहीं पता था कि वो किस तरीके से उस बात पर रिएक्ट करे, इसलिए वो चुपचाप उसी तरह स्माइल करता रहा। तब उसके दादाजी ने उससे पूछा, वैसे तुम करते क्या हो उस शहर में? मैं लाइफ फार्मास्यूटिकल्स में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं दादाजी। आदित्य की इस बात को सुनकर उनके दादाजी के चेहरे की चमक थोड़ी हल्की हो गई थी और आदित्य इस बात को नोटिस कर चुका था। तब उन्होंने पूछा, अच्छा, वो शारदा की ही कंपनी है ना? हाँ, मैं और मृणाली वहीं पर काम करते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट है और मैं पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की हेड यानी मेरी साली देविका के अंडर काम करता हूं। शारदा ने उस बच्ची को एक डिपार्टमेंट पकड़ा दिया। उसके दादा ने बहुत हैरान होकर पूछा। उसे पता था कि उसके दादाजी यूथ में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं और उनका यही कहना रहता है कि आगे वाली जनरेशन शायद इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल उनके अपने ही घर में था, इसीलिए वो दुनिया को भी वैसा ही देखते थे। तब आदित्य ने कहा, देविका को अपना काम अच्छे से आता है और वो सारी चीजें मैनेज कर लेती है दादाजी। तुम बिल्कुल शारदा की जैसी बातें कर रहे हो। वो भी जब अपनी कंपनी के बारे में बात करती है तो बस इसी तरह की तरफदारी करती रहती है। उससे चाहे फिर तुम 5 बातें गलत भी कर लो, पर वो कभी तुमसे ये नहीं सुनती है कि वो कभी भी गलत हो सकती है। बहुत अकड़ है उसमें, तुम्हें तो पता ही होगा। आदित्य ने इस बात का कोई जवाब देना सही नहीं समझा, क्योंकि वो भले ही शारदा को अच्छे से जान गया था, पर कुछ भी कहना सही नहीं था। तब उसके दादाजी ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मृणाली कैसी है? वो भी ठीक है। उसे भी मेरे साथ घर आना था तो वो वहां पर आ गई और वो तो मुझसे कह रही थी कि दादाजी से मिलने चलो, लेकिन मैं उसे माँ के पास छोड़कर आया हूँ। आखिर थोड़ा उनका रिलेशन भी तो सही रहे। इस बात को सुनकर उसके दादाजी ने एक बार गर्दन हिलाई और फिर वो अपनी डेस्क से खड़े हुए और घूमते हुए विंडो के पास गए। वहां से बाहर देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है जिस दिन तुम पैदा हुए थे। तब मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि एक दिन उसकी बहू आएगी और फिर उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, जैसे तुम्हारी दादी को नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब हमने तुम्हारे एक्शंस देखे, तब हमें समझ आ गया कि तुम्हारी माँ का वो सपना और मेरी बात कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हर दिन वो बस तुम्हें ही याद करती थी और उसकी आंखों में मुझे अलग ही प्यार दिखता था। और तुम तो जानते ही हो जितेंद्र को तुम कितने पसंद हो। वो हर बार तुम्हारी माँ से लड़ता है और तब मुझे बीच में आना पड़ता है। अच्छा है, तुम अब आ गए हो तो वो लड़ेगा नहीं और थोड़े स्टेबल तरीके से उससे बात करेगा, तब मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर आदित्य को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे अपनी फैमिली के सीक्रेट कुछ इस तरीके से पता चले। उसके पापा और माँ रोज लड़ते थे और दादाजी को उनके बीच में आना था। इसका मतलब तो यही था कि इतने सालों बाद भी वो बस इसी उम्मीद पर ही जी रहे थे कि जब तक मरते नहीं तब तक अपने बेटे और बहू का झगड़ा सुलझाना है। लेकिन आदित्य को पता था कि अभी भी ज्यादा वक्त नहीं बीता है और वो चीजों को सही कर सकता है। तब उसके दादाजी उसकी तरफ पलटे और उन्होंने उससे पूछा, कितने दिन रुकने का सोचा है तुमने? मैं ऐसा कुछ सोचकर तो नहीं आया हूं, पर थोड़े दिन तो रुकूंगा ही। सोच रहा हूं कि कंपनी के काम में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाऊं, ताकि आपकी भी मदद कर सकूं और काम सीख कर शायद मेरा भी थोड़ा भला हो जाए। इस बात को सुनकर उसके दादाजी वहीं पर घूमने लगे और फिर उन्होंने कहा, तुम्हें सच में काम सीखने की इच्छा है या फिर
तुम बस मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस बूढ़े के पास कुछ भी नहीं है। जो था वो मैं सारा इस कंपनी में लगा चुका हूं, इसीलिए मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा दादाजी। मैंने कैमरे में देखा कि तुम नीचे न्यूज पढ़ रहे थे, तो तुमने आज की न्यूज तो पढ़ ही ली होगी। हाँ, पर न्यूज़पेपर वालों को तो आप जानते ही हैं ना, वो कुछ भी छापते रहते हैं। उनके हिसाब से तो ये कंपनी बंद होने वाली थी, लेकिन देखिए मैं और आप इसके कैबिन में बैठकर बातें कर रहे हैं। उनकी बातें इतनी भी एक्यूरेट नहीं होती, वो तो बस एजम्पशंस पर ही सब कुछ छाप देते हैं। आदित्य की इस बात को सुनकर उसके दादाजी को हंसी आ गई और उसे ये बात समझ नहीं आई कि वो क्यों हंस रहे हैं। तब उन्होंने कहा, यंग जनरेशन की यही प्रॉब्लम है कि वो एक बार में किसी बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती। बस हर बात के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं और उसी को सही मानने की कोशिश करती है। अरे जो पेपर में लिखा है वो बिल्कुल सच है। तुम अगर यहां होते तो तुम्हें पता होता। कंपनी के सारे मैनेजर और एम्प्लॉइज तो जैसे पागल ही हो गए थे और रोने की कगार पर थे। उन्हें लग रहा था कि नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी और कुछ तो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। अगर गौतम नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो भगवान में कितना मानता हूं तुम्हें पता ही है, और मुझे तो यही लगता है कि गौतम भगवान का कोई अवतार है जो मेरी जिंदगी में आया और उसने इस कंपनी को बचा लिया। वरना तो फिर क्या होता मुझे सोचने में ही डर लगता है। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर आदित्य को थोड़ा बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया। उसे पता था कि गौतम कोई भगवान का अवतार नहीं है, बल्कि एक शैतान है। एक ऐसा शैतान जो उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर जाएगा और वो बस उसे भगवान की तरह पूजते ही रहेंगे। आदित्य यही बात सोच रहा था तब उसके दादाजी ने उसे देखा और कहा, तुम अपने मन में ज्यादा बातें मत बनाओ। हम थोड़ी देर यहाँ हैं, तब तक मुझसे बात करो और फिर हमें यहाँ से निकलना भी है। निकलना भी है मतलब? आदित्य ने बहुत ही हैरानी से पूछा। उसने तब अपने दादाजी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक मायूसी थी और वो उसको छुपाने के लिए फिर से विंडो की तरफ घूम गए। फिर उन्होंने कहा, तुमने बाहर नेम प्लेट तो पड़ी ही होगी। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर, इसलिए तो मैं यहां पर आपसे मिलने आया हूं। आदित्य ने कहा, जिसको सुनकर उसके दादाजी हंस दिए और उन्होंने हंसते हुए ही कहा, नहीं आदित्य, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं नहीं हूं। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौतम सिन्हा। मैं तो बस अब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठा हूं। एक्चुअली जो हमारा ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं उन्होंने गलत कमरे में सामान रख दिया और इसलिए मैं यहां पर आया था ताकि उन्हें बता सकूं कि मेरा सामान कहां पर रखना है। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर ही आदित्य के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। गौतम शंकर कंसल्टेंसी सर्विस का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था और आदित्य बस गुड़गांव में बैठकर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की नौकरी करता रहा। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी करके बस वहीं बैठा रहा और यही सोचता रहा कि अगला हमला उसके पास आएगा। लेकिन हमला तो इतनी दूर यहां पर हो चुका था और वो अंदर से आग बबूला हो रहा था कि तभी उसके दादाजी ने आगे कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा कोई वारिस नहीं है। तुम्हारे पापा बस फाइनेंस के बारे में ही जानते हैं और उन्होंने कंपनी को मैनेजिंग स्टाइल से कभी देखा ही नहीं है। इसीलिए इतनी बड़ी कंपनी चलाना उसके बस की बात नहीं रही है। रही तुम्हारी बात, तो तुमसे तो जैसे मैं कोई उम्मीद रखना पसंद ही नहीं करता। इसीलिए मुझे गौतम को ही अपना वारिस चुनना पड़ा। मेरे पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं था और कभी रहेगा भी नहीं। मैं हर बार इस डिसीजन को लेकर रिग्रेट भी कर लूंगा, लेकिन शायद उससे कुछ नहीं बदलेगा। बस अब मुझे इंतजार है कि कब शंकर कंसल्टेंसी सर्विस सिन्हा के नाम से हो जाएगी और फिर एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी हट जाऊंगा और पूरी कंपनी हमारे हाथ से चली जाएगी। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
उस आदमी को आप अपनी कंपनी कैसे दे सकते हैं जो आपसे थोड़े टाइम पहले ही मिला है? इस कंपनी को आपने इतनी मेहनत से बनाया है, और क्या आप इतनी आसानी से इसे उसे दे देंगे? आदित्य ने चिल्लाकर पूछा, जिसे सुनकर उसके दादाजी पलटे और उन्होंने देखा कि वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया है। उसकी आंखों में उन्हें गुस्सा अलग ही दिख रहा था, और उसके चेहरे को देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये वही वाला आदित्य है जिसे वो पहचानते थे। उसके पोस्चर से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी को मारने वाला हो या फिर कुछ हंगामा करने वाला हो। वो अभी भी उसी की तरफ ही देख रहे थे। वहीं आदित्य के मन में ये चल रहा था कि आखिर वो उस आदमी के जाल में इतनी आसानी से कैसे फंस गए, और क्या आदित्य को उन्हें बता देना चाहिए कि गौतम के असली इंटेंशन क्या हैं और वो क्या चाहता है। दोनों दादा और पोते एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि तभी अचानक गेट खुला और उन दोनों का ध्यान टूटा। वो दोनों उस तरफ देखने लगे। आदित्य ने देखा कि वहां से एक छोटी हाइट का आदमी अंदर आया, जिसके सिर के थोड़े से बाल उड़े हुए थे, मुंह पर छोटी सी मूंछ थी और वो स्माइल कर रहा था। वो चलते हुए आदित्य के पास तक आया और उसने अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए उससे कहा, तुम जरूर आदित्य हो, है ना? मेरा नाम गौतम सिन्हा है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आदित्य को उसकी आवाज बहुत पतली लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कार्टून शो का कैरेक्टर हो। आदित्य उसकी आंखों में देख रहा था जो छोटी थी, और वो उसके पीछे उस आदमी को ढूंढना चाह रहा था जो उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। Thanks for hearing. Next episode will come when my Pocket FM will upload.